तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 51 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब फ्यूचर एंचोल डाबिन को अपने दिल की बात बताता है उतने में ही फ्यूचर एंचोल वापस से अपनी असली बॉडी में पहुंच जाता है, यानी कि फ्यूचर में, जिस वजह से वो डाबिन को अपने दिल की बात नहीं बता पाता। जहाँ पहले फ्यूचर एंचोल को ऐसा लग रहा था कि जब वो फ्यूचर में वापस आ जाएगा तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी दिल की बात डाबिन को नहीं बता पाया था। फ्यूचर एंचोल अपनी टाइमलाइन में वापस आते ही अपना सर पकड़ के जमीन में बैठ जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैं वापस आ गया, लेकिन मैं उसको अपनी फीलिंग नहीं बता पाया। लेकिन कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, भले ही मैं फ्यूचर में आ चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे डाबिन को अपनी फीलिंग बता के रहूंगा, क्योंकि मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैंने अपनी फीलिंग उसको नहीं बताई तो मेरा दिल फट जाएगा। इसलिए फ्यूचर एंचोल इस वाली टाइमलाइन में ही डाबिन को कॉल करता है और चलते चलते कहता है, डाबिन ये मैं बोल रहा हूँ, आखिर अभी तुम कहाँ पे हो? और इस वाली टाइमलाइन में डाबिन अभी अपनी पार्ट टाइम जॉब में होती है, इसलिए फ्यूचर एंचोल डाबिन से वहीं पे मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पे पहुँचते ही साथ फ्यूचर एंचोल डाबिन को कहता है, डाबिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत, लेकिन इतने में ही एंचोल ये देख के हैरान हो जाता है कि इस वाली टाइमलाइन में अभी डाबिन के साथ शैंगमिन है। डाबिन एंचोल को देखते ही साथ कहती है, एंचोल तुम यहाँ पे काफी ज्यादा जल्दी आ चुके हो, वैसे तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? लेकिन इतने में ही एंचोल को याद आता है कि उसकी ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में तो शैंगमिन और डाबिन एक दूसरे को डेट कर रहे थे, और जब शैंगमिन और डाबिन साथ में थे वो वाला सीन हमने मानवा की स्टार्टिंग में भी देखा था। इसलिए ये चीज देख के एंचोल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि जब फाइनली उसे डाबिन पसंद आने लगी थी तो डाबिन इस वाली टाइमलाइन में किसी और के साथ है। बेचारा एंचोल बिना कुछ कहे चुपचाप से यहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं तो भूल ही गया था इस वाली टाइमलाइन में ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहले से ये बात पता थी, मुझे पता था अगर मैं फ्यूचर में वापस आऊंगा तो ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ। भले ही एंचोल खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके आंसू उसके ये जज्बात छुपा नहीं पाते। मतलब तुम खुद सोच के देखो, जो लड़की तुम्हें पसंद है वो किसी और की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो ऐसे में किसी नॉर्मल इंसान का दिल तो दुखेगा ही। बट जिस लड़की को तुम पसंद करते हो और वो भी तुम्हें पसंद करती है और दूसरी वाली टाइमलाइन में वो लड़की किसी और को पसंद करती है, तो नॉर्मल क्या किसी भी बंदे का दिल टूट जाएगा। बट रोते रोते ही एंचोल के दिमाग की बत्ती जलती है और वो खुद से कहता है, लेकिन एक मिनट, डाबिन पार्ट टाइम काम कर रही थी, लेकिन मेरी असली वाली टाइमलाइन में तो वो एक टैटू आर्टिस्ट थी। पिछली वाली टाइमलाइन में उसके हेयर कट भी काफी ज्यादा अलग थे। इसका मतलब यह है कि अभी मैं फ्यूचर वाली टाइमलाइन में नहीं हूँ, लेकिन ये तो वही वक्त होना चाहिए जहाँ से मैं आया था। अभी मैंने अपने हाथ में अपनी रोलेक्स की वॉच पहनी है और अपनी असली वाली टाइमलाइन में भी मैं इसको पहना करता था, लेकिन क्योंकि मैंने अपने ऊपर से शराब को मिटा दिया है तो इसलिए मुझे तो उस वक्त में वापस आना चाहिए था जब जीनू से मैं मिला था। और आखिर मैं हल्का सा लड़खड़ाते हुए क्यों चल रहा हूँ? मुझे अपने पैर पे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने मेरा एंकल तोड़ दिया होगा। मुझे महसूस हो रहा है मैं अपने हर एक कदम पे हल्का हल्का लड़खड़ा रहा हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात तो यह है कि मेरा मोबाइल स्टोर यहाँ पे नहीं है। आखिर साला यहाँ पे क्या चल रहा है? मैं ये कौन सी टाइमलाइन में आ चुका हूँ? मेरा जो मोबाइल स्टोर था मैंने वो उन पैसों से खरीदा था जो मैंने UFC से कमाए थे। मेरे मोबाइल स्टोर की जगह यहाँ पे एक बुक कैफे है। आखिर ये सारे के सारे पढ़ाकू लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो मेरा मोबाइल स्टोर होना चाहिए था। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि मैं फ्यूचर में वापस आ चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। इतने में ही एंचोल की नजर पड़ती है सिम्पसन के ऊपर, और सिम्पसन के हाथ में अभी एक बहुत ही महंगी कार की चाबी होती है। इसलिए एंचोल सिम्पसन को जाके बताता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लीज मुझे बता कि आखिर सब कुछ क्या चल रहा है। और ऑब्वियसली सिम्पसन के लिए काफी ज्यादा हैरानी वाली बात होती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे भूल सकता है। इसलिए सिम्पसन इस सिचुएशन का फायदा उठाने की सोचता है और कहता है, क्या तू बोल रहा है तुझे कुछ भी याद नहीं है? एंचोल तू हरामजादे, क्या तुझे याद नहीं है कि तू मेरा गुलाम है? लगता है तू वो बात भी भूल चुका है कि आज ही तूने मेरे जूते चाटे थे, है ना? तू भूल चुका है ना वो बात? ऑब्वियसली सिम्पसन झूठ बोल रहा होता है, लेकिन अगर वो सच बोल भी रहा होता तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता एंचोल को। एंचोल सिम्पसन की गर्दन पकड़ के उसको दबाने लगता है और सिम्पसन मरी हुई हालत में कहता है, एंचोल मुझे माफ कर दो, मैं सच बताता हूँ, तो तुम मेरे गुलाम नहीं, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तो तुम्हारा एंकल ट्विस्ट होने के बावजूद भी तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं बदली है। एंचोल कहता है, हरामजादे, अब मुझे ये बता कि मेरे एंकल के साथ हुआ क्या है, ये टूटा कैसे? पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी हुआ है मुझे सारी बातें जाननी है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सिम्पसन कहता है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? 3 साल पहले जीनू ने तुम्हारे एंकल को ट्विस्ट कर दिया था और उसी समय के बाद से तुम लड़खड़ाते हुए चलते हो एंचोल। क्या तुम्हें ये सारी बातें याद नहीं है? एंचोल को अच्छी तरीके से याद होता है कि जीनू ने उसकी टांग तोड़ी थी, यानी कि जीनू की बॉडी के अंदर घुस के फ्यूचर एंचोल ने ही अपने पास्ट वाले सेल्फ की टांग तोड़ी थी। बट एंचोल को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होता कि वो सारी की सारी चीजें फ्यूचर पे इफेक्ट मारेंगी। इसलिए फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, क्या वो सारी चीजें यहाँ पे असर डाल रही है? लेकिन वो तो एक
एक फेक दुनिया थी। मुझे याद है जब मैं जीनो की बॉडी के अंदर था तो मैंने अपना ही एंकल ट्विस्ट कर दिया था, यानी कि अपने पास्ट सेल्फ का। इसके बाद एंचोल सिम्पसन की गर्दन थोड़ी सी और मरोड़ता है और सिम्पसन और ज्यादा बातें बताते हुए कहता है, और वो जो काउंटर मेजर कमेटी हुई थी 3 साल पहले, उसमें जीनू किम को स्कूल से निकाला जा रहा था, लेकिन अचानक से तुम वहाँ पे आ गए और तुमने सारे का सारे गुनाह कबूल कर लिए थे और तुम्हारी ही वजह से शैंगमिन, गीटे और हांगू को स्कूल से निकाल दिया गया था। एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन वो एक फेक दुनिया थी और उस फेक दुनिया में आखिर में मेरा पास्ट सेल्फ एक अच्छा इंसान बन चुका था। और सिम्पसन अभी जो कि बस मरने ही वाला होता है, उसे एंचोल ने अब छोड़ दिया होता है, इसलिए उसकी जान बच चुकी होती है। और एंचोल हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर साला ये क्या चल रहा है। सिम्पसन जो बोल रहा है उस हिसाब से तो फ्यूचर काफी ज्यादा बदल चुका है। मैं तो अभी उस वाले फ्यूचर में आ चुका हूँ जिसके पास्ट को मैंने खुद जाके चेंज करा है। और जिस पास्ट वाली टाइमलाइन में मैं गया था जीनो किम की बॉडी के अंदर, अगर मैं उसी वाली टाइमलाइन में जी रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मैंने एमएमए करना भी छोड़ दिया होगा क्योंकि मेरा एंकल ट्विस्ट हो चुका था। इसका मतलब एमएमए के कॉन्ट्रैक्ट से जो मुझे पैसे मिले थे वो पैसे भी मुझे इस वाली टाइमलाइन में नहीं मिले होंगे। और उसी मनी से मैंने अपना मोबाइल स्टोर खोला था। इसका मतलब इसीलिए मेरे पास इस वाली टाइमलाइन में कोई भी मोबाइल स्टोर नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि इस वाली टाइमलाइन में मैं एक अखंड तरीके का गरीब हूँ? मुझे तो लड़ने झगड़ने के अलावा और कुछ भी आता नहीं था। अगर मैं वही नहीं कर रहा हूँ तो मैं पैसे कैसे कमा पाऊंगा? लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी फ्यूचर एंचोल एक स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, वेल कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है मुझे मेरे कर्मों के लिए सजा मिल रही है। ये जो मुझे सजा मिल रही है इसको मैं डिजर्व करता हूँ, मैं इसी लायक हूँ। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, इस वक्त मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन सिम्पसन अब भी मेरा गुलाम है। लगता है सिम्पसन मेरा सच में काफी ज्यादा वफादार बंदा है। इसलिए एंचोल एक स्माइल के साथ सिम्पसन को कहता है, सिम्पसन तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, उसके बावजूद भी तू मेरे साथ है। मैं ये चीज साफ साफ देख सकता हूँ अब कि तू ही मेरा एक सच्चा दोस्त है। लेकिन सिम्पसन एंचोल को उसकी महंगी सी कार दिखाते हुए कहता है, एंचोल आखिर तुम क्या बोल रहे हो? ये यहाँ पे तुम्हारी ही कार है भाई, तू बहुत ज्यादा अमीर है, क्या तू ये बात को भूल गया है? और आज के ही दिन तेरे बुक स्टोर की ओपनिंग थी, तू भूल चुका है क्या ये बात? यानी कि एंचोल के सामने जो बुक स्टोर होता है वो उसी का होता है। एंचोल हैरान होके कहता है, क्या ये बुक स्टोर मेरा है? सिम्पसन कहता है, हाँ, जो बाहर बंदे का लोगो बना है उससे तुम पहचान नहीं पा रहे हो क्या? और इस वाली टाइमलाइन में तो एंचोल के काफी सारे फैंस भी होते हैं जो अभी उसकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। और ऑब्वियसली ये लोग एंचोल के फैन इसलिए बने होते हैं क्योंकि इन्हें एंचोल की लिखी हुई बुक काफी ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद सिम्पसन एंचोल को वो बुक दिखाते हुए कहता है, ये देखो, ये रही वो बुक, इसमें तुमने लिखा है कि तुम पहले किस तरीके से बच्चों को परेशान किया करते थे, उन्हें बुली किया करते थे, और तुम्हारी इस बुक का नाम है आई वॉज अ बुली। अपनी जिंदगी में तुमने जो जो कांड करे थे तुमने वो सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं। ये बुक सच में काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है क्योंकि इससे काफी सारे बदमाश अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। क्या तुम ये बात भी भूल चुके हो कि लोग तुम्हें कोरियन बर्नार्ड वार्बर के नाम से बुलाते हैं? और आई थिंक ये किसी इतिहास के बहुत ही मशहूर राइटर का नाम होगा, कोरियन बर्नार्ड। और अभी काफी सारे बंदे फ्यूचर एंचोल के पास आके उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, ना सिर्फ उसके बुक की, खासकर उसकी बॉडी की भी। लेकिन एंचोल ने तो अपनी जिंदगी में कभी भी राइटर बनने का सोचा ही नहीं था। इसलिए एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, अबे साला आखिर इस वाली टाइमलाइन में मैं किस तरीके की जिंदगी जी रहा हूँ। और अभी सिम्पसन एंचोल को बोल रहा होता है, फ्रांस में है बर्नार्ड वार्बर, लेकिन हमारा कोरिया भी किसी से कम नहीं है, हमारे पास एंचोल जैंग है। एंचोल मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गर्व करता हूँ, यहाँ तक कि अपने सपने में भी मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व करता हूँ। लेकिन एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है और आखिर जीनू कहाँ है? मेरा कर्ज खत्म हो चुका है, क्या इसका मतलब यह है कि इस वाली टाइमलाइन में जीनू भी वापस आ चुका है अपनी असली बॉडी में? और ऑब्वियसली जो पास्ट एंचोल ने जिया है उस पास्ट में जीनू की मरा नहीं होता, इसलिए उसको यहाँ पे होना जरूरी है। इसलिए एंचोल सिम्पसन को हिलाते हुए कहता है, ओए मुझे जल्दी बता आखिर जीनू कहाँ है? सिम्पसन कहता है, वो काउंटर मेजर कमेटी के बाद जीनू बाहर देश चला गया था पढ़ाई करने के लिए। एंचोल कहता है, क्या 3 साल पहले वो पढ़ने के लिए बाहर चला गया था? क्या कोई तरीका है, क्या तेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर है जिससे मैं उसको कांटेक्ट कर सकूं? सिम्पसन कहता है, मुझे लगता है हम में से अब उससे कोई भी बात नहीं कर सकता क्योंकि जब वो यहाँ से चला गया था उसके बाद से वो किसी के भी टच में नहीं है। सच में एंचोल, मुझे जीनू के बारे में और कुछ भी नहीं पता क्योंकि तुम लोगों को जब स्कूल से निकाल दिया गया था तब मैं अकेला स्कूल में रह गया था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं लूजर बन चुका था। मुझे उस समय स्कूल में छुप छुप के रहना पड़ता था, लोग मुझे बहुत ज्यादा मारते थे। मुझे बस इतना ही पता है कि जीनू बाहर देश चला गया था उसके बाद पढ़ाई करने के लिए। इसलिए फ्यूचर एंचोल अभी आसमान की तरफ देख के बोल रहा होता है, जीनू मेरे भाई आखिर तू कहाँ है? मुझे सच में डाबिन के लिए भी बुरा लग रहा है, आखिर वो शैंगमिन के साथ क्यों है? इसलिए एंचोल ये बात सिम्पसन से ही पूछ लेता है। उसको हिलाते हिलाते वो कहता है, अबे ओए डाबिन शैंगमिन को डेट कर रही है ना? मैंने सही कहा ना? सिम्पसन कहता है, आखिर भला डाबिन उसको डेट क्यों करेगी? शैंगमिन का प्यार डाबिन के लिए अब भी एक तरफा है, डाबिन उसको भाव नहीं देती है। मैंने सुना था कि डाबिन जहाँ पे काम कर रही थी शैंगमिन ने भी जानबूझ के वहाँ पे जॉब
जॉब ले ली ताकि वो डाबिन के साथ वक्त बिता पाए। यानी कि इस वाली टाइमलाइन में जबरदस्ती शैंगमिन डाबिन के पीछे पड़ा हुआ होता है। हालांकि डाबिन इस वाली टाइमलाइन में उसको पसंद नहीं करती और हमेशा ही शैंगमिन से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती रहती है। इसलिए एंचोल भागता हुआ जा रहा होता है वापस डाबिन के पास और हल्का हल्का लड़खड़ा भी रहा होता है और अपने मन में कहता है, मैं तो सोच रहा था कि डाबिन शैंगमिन को डेट कर रही है, लेकिन एक मिनट एंचोल, आखिर तो अपने मन में क्या क्या सोच रहा है। डाबिन तुझे पसंद नहीं करती, वो जीनू को पसंद करती है, वो जीनू का इंतजार कर रही है। जब 3 साल पहले जीनू गायब हो चुका था, डाबिन तब से ही उसका इंतजार कर रही होगी। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं डाबिन एक जगह पे बैठ रखी होती है और शैंगमिन उसके सामने उसको बोल रहा होता है, डाबिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे इजाजत दो खुद को पसंद करने की। डाबिन मैं तुम्हें सच में खुश रखूंगा, मेरे साथ आ जाओ। लेकिन एंचोल यहाँ पे पहुंचते ही शायद शैंगमिन के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको दूर फेंक देता है और कहता है, हरामजादे साइड हो जा। शैंगमिन अपना गाल पकड़ के एक स्माइल के साथ अपने मन में कहता है। एंचोल लड़खड़ा के चलता है, मुझे लगता है शायद मैं उसे फाइट में हरा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही एंचोल घूर के शैंगमिन को देखता है तो शैंगमिन यहाँ से डर के भाग जाता है। और फाइनली इसके बाद एंचोल अपनी फीलिंग डाबिन को बताने की कोशिश करते हुए कहता है, डाबिन वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे। लेकिन इसी के साथ एंचोल को याद आ जाता है कि डाबिन एंचोल को पसंद नहीं करती, वो जीनू को पसंद करती है। इसलिए एज अ एंचोल उसको अपनी फीलिंग डाबिन को नहीं बतानी चाहिए। और एंचोल के सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात तो ये होती है, डाबिन जिस जीनू किम को पसंद करती थी असल में वो एंचोल ही था। यानी कि टेक्निकली जो डाबिन है वो एंचोल को ही पसंद करती है। लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि एंचोल अपनी फीलिंग अभी डाबिन को बता ही नहीं सकता। यानी कि दोबारा से अपने प्यार से मिलने के बावजूद भी एंचोल उससे दूर हो चुका होता है। इसलिए एंचोल चुपचाप से डाबिन के बगल में बैठ जाता है और कहता है, डाबिन क्या तुमने खाना खाया? डाबिन कहती है, तुम यहाँ पे भाग भाग के बस मुझसे ये बात कहने के लिए आए हो? एंचोल एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ मुझे तुम्हें बस यही कहना था। जरूर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा, तुम इतने समय से जीनू का इंतजार कर रही हो। वो दरअसल मुझे तुम्हें किसी का मैसेज भी देना था। एंचोल साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, काश मैं डाबिन को अपनी फीलिंग बता पाता। इसके बाद एंचोल डाबिन को मैसेज देते हुए कहता है, शुरुआत में तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उसको ये एहसास हुआ कि तुम उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो। जिस दिन तुम बारिश में काफी ज्यादा भीग चुकी थी और उसके घर आई थी, उस दिन उसका दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था तुम्हें देख के। जब तुमने फेस्टिवल में शुल्गी की मदद करी थी उसके कहने पे, उसको तब एहसास हुआ था कि तुम कितनी ज्यादा अच्छी इंसान हो। और जब उस दिन तुम लाइब्रेरी में रो रही थी तो उसको तो इस बात का एहसास ही नहीं हो पाया कि तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। और आखिर में जब तुमने सबके सामने कहा था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो इस बात से उसे काफी ज्यादा खुशी हुई थी। उसने मुझे बताया था उसने जो तुम्हारे साथ पल बिताए थे वो उसकी जिंदगी के सबसे ज्यादा अच्छे पल थे। यानी कि भले ही एंचोल ने अपनी फीलिंग डाबिन को नहीं बताई होती है, लेकिन जीनू के नाम से बता दी होती है अपनी सारी फीलिंग। और ऑब्वियसली डाबिन भी यही जानती है कि उसने वो सारे पल जीनू किम के साथ बिताए थे। इसलिए डाबिन हैरान होकर कहती है, तुम जीनू किम की बात कर रहे हो है ना? जो कुछ भी तुम मुझे अभी बोल रहे हो वो सब कुछ जीनू और मेरे बीच में हुआ है, तो तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? क्या ये सारी बातें तुम्हें जीनू ने बताई थी और कहा था कि मुझे बतानी है तुम्हें? इसका मतलब ये है कि तुम अब भी उसके साथ टच में हो, है ना? तुम्हारे पास उसका फोन नंबर भी होगा, है ना? प्लीज मुझे बताओ, आखिर वो अब हमसे बात क्यों नहीं करता? आखिर वो हमको भूल क्यों गया है? क्या वो बीमार हो चुका है या फिर उसे कहीं चोट लगी है इसलिए वो हमसे मिल नहीं पा रहा है? और वो वापस यहाँ पे कब आएगा? क्या उसने मेरे बारे में तुम्हें और कुछ बात बताई थी क्या? एंचोल तुम ऐसे चुप क्यों हो? मुझे कुछ बोलो, प्लीज बताओ, आखिर जीनू ने और क्या कहा? लेकिन एंचोल एक स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, डाबिन वो और कोई नहीं मैं ही था। लेकिन अभी एंचोल ये बात डाबिन को बता नहीं सकता, इसलिए चुपचाप से वो यहाँ से उठ के यहाँ से जाने लगता है। और यहाँ से जाते हुए डाबिन को कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ आगे तुम्हारी जिंदगी काफी अच्छी रहेगी। लेकिन डाबिन पीछे से एंचोल को चिल्ला के बोल रही होती है, हरामजादे वापस आ, अभी हमने बात करना बंद नहीं करा है। कम से कम मुझे जाते जाते ये बता कि जीनू कहाँ पे है। मैं सिर्फ 10 तक गिनती गिनूंगी, अगर तू 10 गिनती में वापस नहीं आया तो मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगी। लेकिन एंचोल अब भी रुक नहीं रहा होता, जिस वजह से डाबिन के आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, एंचोल तुम सच में बहुत ज्यादा बुरे हो। उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसे लगता है वो ऐसा करके काफी ज्यादा कूल लग रहा है। मैं अपने डैड को इस बारे में बताऊंगी, मेरे डैड इसको जान से मार डालेंगे। लेकिन इतने में ही डाबिन को कुछ ऐसा एहसास होता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का होता है। मतलब तुमने वो शब्द सुना है, मतलब वो बात जिसमें कहते हैं कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और प्यार को कैद नहीं किया जा सकता। अभी इन दोनों के बीच में भी यही चीज होती है। अचानक से डाबिन को एंचोल को देख के कुछ एहसास होता है और वो उसकी तरफ भाग पड़ती है और सीधा जाके उसको गले लगा लेती है। एंचोल इस चीज से काफी ज्यादा हैरान होता है और डाबिन कहती है, गधे कहीं के, तू सच में एक नंबर का बेवकूफ है। मैं वो जानवर देख सकती हूँ। यानी कि जो डाबिन है वो हनी बैजर देख पा रही होती है एंचोल के पीछे, और इसी वजह से डाबिन पहचान चुकी होती है कि जिस इंसान को उसने प्यार करा था वो इंसान यही है। वैसे भी एक और नोटिस करने वाली बात है, अगर डाबिन अभी जीनू किम से
से मिल भी जाती तो वो जीनू के पीछे कोई भी जानवर देख नहीं पाती, क्योंकि जीनू किम के अंदर अब एंचोल नहीं है और जीनू के पीछे हनी बैजर एंचोल की ही वजह से दिखाई देता था। और इसी तरह से दो बिछड़े हुए प्यार करने वाले एक दूसरे से लास्ट में मिल ही जाते हैं। आई थिंक ये काफी ज्यादा अच्छी लव स्टोरी है। बट अगर हम रियल दुनिया की बात करें तो रियल दुनिया में तो कटना कटाना चल रहा है। बट मुझे लगता है कि रियल दुनिया में भी सारे ही लोग बुरे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सच में किसी इंसान को प्यार करते होंगे, उसे पसंद करते होंगे। और अगर नहीं भी हैं तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि मुझे बताओ कि आखिर प्यार की डेफिनेशन होती क्या है। देखो, मुझे किसी मजनू वजनू तरीके का बंदा मत समझ लेना, मैं बस जानना चाहता हूँ आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक के ऊपर। तो खैर, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।